आज हम हाइड्रोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं हाइड्रोलॉजी होती क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ COD ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या है, COD क्या होती है? सर्कुलेशन, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ये ब्रांच ऑफ एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें COD ऑफ वाटर स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट कैचमेंट एरिया समझेंगे। अब इसमें 2 माउंटेन्स बना दिए। अब इसमें जहाँ पे लाइन खींची है वो है रिज। अब एक साइड होगा कैचमेंट एरिया 1, कैचमेंट एरिया 2, कैचमेंट एरिया 3, कैचमेंट एरिया 4। इसका CA का मतलब कैचमेंट एरिया है। यहाँ CA2 और CA3 से एक डिप्रेशन में पानी इकट्ठा हो रहा है। इस डिप्रेशन में पानी इकट्ठा हो रहा है तो ये किससे, CA2 और CA3 की वजह से हो रहा है। तो ये टोटल मिलाकर ये उस पानी के लिए कैचमेंट एरिया हो गया। कैचमेंट एरिया को वाटरशेड एरिया भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वाटर जितने भी फॉर्म्स में अर्थ पे आ रहा है, अर्थ की सरफेस पे आ रहा है, वो प्रेसिपिटेशन है। अब फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है ड्रिजल, वाटर की ड्रॉप की साइज जो कि लेस देन 0.5 mm हो। सेकंड है रेन, इसमें भी वाटर की ड्रॉप की साइज दे रखी है 0.5 mm से 6 mm। ड्रिजल क्या होती है? छोटी फुहार या बौछार होती है। और रेन जो कि फिर है स्नो। स्नो क्या होता है? आइस क्रिस्टल जिनकी डेंसिटी लेस देन 0.1 ग्राम पर cc हो। अब बाकी के टर्म्स को हम एक डायग्राम से समझेंगे। नीचे मैंने वो सरफेस बना दी है, ऊपर जो ट्राइंगल सा है वो वार्म एयर है। अब जैसे जैसे वार्म एयर कम हो जाती है उतना ज़्यादा आप समझो कि ठंडा या बर्फ वाली चीज होगी। जैसे हेल, हेल क्या होती है? ओला। आइस लम्स, ओले। अब इसका साइज क्या होता है? मोर देन 8 mm। फिर है स्लेट, स्लेट क्या होती है? इट इज अ क्लोजर वाटर ड्रॉप्स दैट रीचेस ऑन द अर्थ सरफेस। और फिर है ग्लेज, ग्लेज क्या होती है? वाटर ड्रॉप्स जो कि अगर सरफेस पे आ रही है तब वो आइस की कोटिंग उस पर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ग्लेज। अब फॉर्म्स तो हमने पढ़ ली प्रेसिपिटेशन की। अब टाइप्स देखते हैं। वो है, फर्स्ट है कन्वेक्टिव, सेकंड है साइक्लोनिक, थर्ड है ओरियोग्राफिक एंड फोर्थ है फ्रंटल। फ्रंटल क्या होती है? जिसमें गर्म हवा जब ठंडी हवा से मिलती है तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होती है। ओरियोग्राफिक मतलब कि माउंटेन बैरियर से जब है ना हवा टकराती है और फिर जो प्रेसिपिटेशन होती है वो ओरियोग्राफिक होती है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओ से ओरियोग्राफिक और माउंटेन का MO का O आता है, इस तरह से। फिर है साइक्लोनिक, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, एंड कन्वेक्टिव है ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर। अब है वाटर बजट इक्वेशन। वाटर बजट इक्वेशन किस पे बेस्ड होती है? मास कंजर्वेशन पे। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, W है उसका उल्टा M बन जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये क्या होती है? मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। अब देखते हैं वर्ल्ड वाटर बैलेंस। अब वर्ल्ड वाटर बैलेंस में कई बार टोटल वाटर कितना है या फिर फ्रेश वाटर का परसेंटेज कितना है, लिक्विड फॉर्म में कितना वाटर है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टोटल वाटर है 1386 मिलियन किलोमीटर क्यूबिक। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक तो है ओशन वाला और एक होता है लैंड, जो कि लैंड पे मिलता है। तो लैंड पे 3.5% ओनली वाटर मिलेगा और ओशन पे 96.5% है। लैंड पे जो वाटर है 3.5, उसमें 1% सैलाइन है और बाकी का 2.5% फ्रेश वाटर है। उस फ्रेश वाटर में से भी फ्रोजन वाटर 70% है, लिक्विड वाटर 30% है। 10.5 मिलियन किलोमीटर क्यूबिक। ड्रॉट, ड्रॉट क्या होती है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो वाटर की कमी को बताती है, लैक ऑफ वाटर। और ड्रॉट 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है मेट्रोलॉजिकल, सेकंड हाइड्रोलॉजिकल और थर्ड एग्रीकल्चरल। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट में लैंड से रिलेटेड बात हो रही है। हाइड्रोलॉजिकल मतलब कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इतना तो हम जानते ही हाइड्रोलॉजिकल से मीन समझते हैं। एग्रीकल्चरल मतलब फार्म फील्ड्स, मतलब खेत वगैरह। व्हाट इज इंडेक्स ऑफ वेटनेस? अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, किसी पर्टिकुलर ईयर की रेनफॉल अपॉन एवरेज रेनफॉल मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज में निकलता है।
अगर हमें डेफिशिएंसी निकालनी है तो 100 में से इंडेक्स ऑफ वेटनेस माइनस कर देंगे तो डेफिशिएंसी पता चल जाएगी। अब देखते हैं एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है। एरिडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है PET माइनस AET अपॉन PET इंटू 100। PET होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन और AET होता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन। PET का मतलब होता है जब सफिशिएंट अमाउंट में जितना प्लांट को वाटर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, वो अवेलेबल होता है। और AET होता है एक्चुअल में कितना वाटर अवेलेबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। PET कैसे फाउंड कर सकते हैं, उसके लिए इक्वेशन होती है परमेंस इक्वेशन। PET परमेंस इक्वेशन से फाउंड करते हैं, उसका P से P इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर परमेंस इक्वेशन बेस्ड ऑन होती है एनर्जी और मास ट्रांसफ़र पे, उसमें से E से एनर्जी, M से मास, इस तरह से याद कर सकते हैं। PET को कंजप्टिव यूज भी कहते हैं। रेनफॉल का मेजरमेंट रेन गेज, अम्ब्रियोमीटर या पुल्वियोमीटर से करते हैं। इसको सेंटीमीटर या mm में मेजर करते हैं। अब यहाँ पर एक नोट डालेंगे, इंडिया में रेन गेज की डेंसिटी होती है 600 किलोमीटर स्क्वायर पर रेन गेज। 600 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक रेन गेज होता है। अब डेंसिटी ऑफ रेन गेजेस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ रीजन्स लिखे होंगे, एक तरफ रेन गेज की डेंसिटी। फर्स्ट है प्लेन रीजन, उसकी रेन गेज डेंसिटी है 520 किलोमीटर स्क्वायर पर रेन गेज। फिर है मॉडरेट एलिवेटेड रीजन। मॉडरेट एलिवेटेड रीजन होते हैं जहाँ पे एलिवेशन लेस देन 1000 मीटर होता है, उसकी डेंसिटी होती है 260 किलोमीटर स्क्वायर पर रेन गेज। हिली रीजन के लिए होती है 130 किलोमीटर स्क्वायर पर रेन गेज। 520 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मॉडरेट एलिवेटेड रीजन की रेन गेज डेंसिटी पता चलेगी, और अगर फिर 260 को भी और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 130 हिली रीजन की रेन गेज डेंसिटी पता चलेगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस देखते हैं। इसका फॉर्मूला है CV अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। इसमें CV है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और सिग्मा है अलाउएबल परसेंटेज एरर। इसमें E और ये सिग्मा एक जैसा दिख रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का C और CV का C इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेन गेजेस। रेन गेज 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रिकॉर्डिंग टाइप और सेकंड होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में ओनली एक ही रेन गेज आता है, साइमंस रेन गेज। और रिकॉर्डिंग टाइप में 3 तरह के रेन गेजेस है, टिपिंग बकेट, नेचुरल साइफन और वेटिंग बकेट। रिकॉर्डिंग टाइप में रेनफॉल की वेरिएशन टाइम के साथ शो होती है, और नॉन रिकॉर्डिंग में ओनली रेनफॉल का मेजरमेंट होता है। टोटल रेन गेजेस में से 10% रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस होने चाहिए। एक साइड मेजरमेंट लिख रहे हैं और एक साइड ना इंस्ट्रूमेंट लिख रहे हैं कि किसके लिए क्या यूज आता है। रेनफॉल के लिए रेन गेज, ओम्ब्रियोमीटर और पुल्वियोमीटर यूज करते हैं। इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए लाइसीमीटर यूज किया जाता है। विंड वेलोसिटी के लिए एनेमोमीटर यूज किया जाता है, और विंड डायरेक्शन के लिए विंड वेन का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू IMD रेन गेज से 5.5 मीटर की डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। मीन रेनफॉल डेटा मेजर करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन मेथड। ये कब यूज होता है? जब एरिया लार्ज होता है, रेनफॉल यूनिफॉर्म होता है। सेकंड है थेसन पॉलीगन मेथड। इसमें एरिया को डिवाइड कर देते हैं। ये मेथड अर्थमेटिक मीन मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और ये तब सूटेबल रहता है मेथड जब एरिया लार्ज हो और रेनफॉल वेरीज कर रही हो प्लेस टू प्लेस। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, इसमें जो भी रेनफॉल्स के डेटा लिए गए हैं अलग अलग स्टेशंस पे, उन सब का सम अपॉन नंबर ऑफ स्टेशन मतलब n। थेसन पॉलीगन मेथड में इसको जो भी रेनफॉल का डेटा है P1 इंटू मल्टीप्लाई बाय A1, मतलब कि उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेशन नहीं आते, इसमें अपॉन में टोटल एरिया आता है। थर्ड है आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि इक्वल रेनफॉल वाले पॉइंट्स को जोड़ के बनाई जाती है। इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें P1 और ये P1, इसका मतलब है ये आइसोहाइट लाइन है, और ये P2 आइसोहाइट सेकंड लाइन है। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय दैट एरिया, सो ऑन करेंगे अपॉन टोटल एरिया। अब आइसोहाइट को तो डिस्कस कर लिया, कुछ और टर्म्स को भी देख लेते हैं, जैसे आइसोबार,
आइसोप्लेट्स बार वो लाइन होती है जो कि इक्वल प्रेशर के पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। आइसोप्लेट्स वो लाइन होती है जो कि इक्वल इवेपोट्रांसपायरेशन के पॉइंट्स को जोड़ती है। अब देखते हैं नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होती है और एवरेज प्रेसिपिटेशन क्या होती है। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होती है लास्ट 30 ईयर्स का एवरेज रेनफॉल डेटा और एवरेज प्रेसिपिटेशन होती है लास्ट 35 ईयर्स का एवरेज रेनफॉल डेटा। अब इसमें नॉर्मल में ऐसे याद कर सकते हैं, नॉर्मल का NOO और ये 30 का 30 एक जैसा दिखता है। अब डिस्कस करेंगे कर्व और उसके यूजेस और वो कर्व किसके बीच में बनता है, बिटवीन। फर्स्ट है डबल मास कर्व, सेकंड है मास कर्व और थर्ड है हिटोग्राफ। डबल मास कर्व बनता है कम्युलेटिव एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन X वर्सेस कम्युलेटिव एनुअल रेनफॉल एट ऑल स्टेशंस। और उसके यूजेस होते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल। अब डबल में मतलब इसमें 2 बार कम्युलेटिव वर्ड यूज होता है, इस तरह से याद कर सकते हैं। मास कर्व एक्यूरेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में होता है और इसका यूज है टोटल रेनफॉल। थर्ड है हिटोग्राफ, रेनफॉल डेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में होता है और यूज है इसका डिजाइनिंग स्ट्रीम्स। अगर प्रेसिपिटेशन लॉसेस या रन ऑफ पूछा जाए तो टोटल रेनफॉल माइनस लॉसेस करने पर प्रेसिपिटेशन लॉसेस गेन होते हैं। लॉसेस है, फर्स्ट है इवेपोरेशन, सेकंड है ट्रांसपायरेशन, थर्ड है इनफिल्ट्रेशन, फोर्थ है परकोलेशन, फिफ्थ है इंटरसेप्शन और सिक्स्थ है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, जो पानी खड्डों में फंस जाता है वो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन लॉसेस कहलाते हैं। इंटरसेप्शन वाटर कॉट बाय वेजिटेशन, बिल्डिंग्स एंड अदर्स, जो भी बिल्डिंग्स होते हैं या घास फूस उगरी होती है उनमें जो पानी फंस जाता है उनको इंटरसेप्शन लॉसेस कहते हैं। थर्ड है परकोलेशन, परकोलेशन मतलब कि जब वाटर एक सॉइल जोन से लोअर सॉइल जोन में जाता है। फिर है इनफिल्ट्रेशन, क्या होता है, वाटर का मूवमेंट इनटू द सॉइल। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, प्लांट की बॉडी से वाटर एटमॉस्फेयर में रीच करता है। एंड इवेपोरेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड चेंज करता है वेपर में। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये पार्ट 1 है हाइड्रोलॉजी का। बचा हुआ जितना भी सिलेबस है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel.